जय हिंद। वेलकम टू ऑनलाइन यानी क्लासेस। फिर से आपका स्वागत है आज एक नए टॉपिक के साथ, और जो कि यूनिट 5 से हमने लिया है ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 15 है ये, यूनिट 5 का सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में जो हमारी पूरी बॉडी जो सेल से मिलकर बनी हुई है, उस हर एक सेल तक न्यूट्रिशन, गैसेस, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन वगैरह को प्रोवाइड कराने का, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको रिमूव करने का, यानी कि न्यूट्रिशन और उनको जिंदा रखने और उनको उनका माल फंक्शन ना हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए उन सब सारी चीज़ों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के जो प्रोसेस को, ठीक है ना, इसके लिए जो एक सिस्टम है, उसके लिए जितने भी ऑर्गन्स लगते हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट लगते हैं, उन सबको जो है बोला जाता है कंबाइन करके सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट और ब्लड, ठीक है, ये सब जो है मिलकर काम करते हैं और पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं हर एक सेल तक। ठीक है, और सिस्टम का जो वाइटल मेंटेनेंस है, यानी कि ह्यूमन का जो हेल्थ वगैरह है, उसको भी मेंटेन करके रखते हैं, कई सारे काम करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से ये दो तरीके का रहता है आपका, ओपन और क्लोज, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम का यहाँ पर जो मतलब है, तात्पर्य है, वो उसका ये है कि ओपन का मतलब है कि जब ब्लड जो है सिर्फ ओपन उसमें, यानी कि जब ब्लड सेल से जो कांटेक्ट में आएगा वो डायरेक्टली आएगा, यानी कि ब्लड पंप किया हार्ट ने, और वो हार्ट से पंप होकर ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच जाएगा कहाँ पर, सेल तक, और वो वापस आने के लिए उसको ब्लड वेसल्स लगेंगे, लेकिन डायरेक्टली डिलीवर कर रहा है सेल को। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है अपने ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, और वहां से डिफ्यूजन के थ्रू जो है निकलते हैं, जितना भी न्यूट्रिशन हो या ऑक्सीजन हो, उसकी सबकी सप्लाई डिफ्यूजन के थ्रू निकलती है। ठीक है, या लीक होता है, ठीक है, उनसे लीक होकर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच में जो है डिफरेंस रहता है, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड के बीच में एक सेपरेशन रहता है ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स जो है उनको अलग अलग रखती हैं, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। उसमें आपका लिम्फ हो या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो और ब्लड हो, वो तीनों ही मिक्स रहते हैं। इसकी वजह से उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है सेल्स को डायरेक्टली रहती है, डिलीवर होती है। इसके जो कंपोनेंट होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, स्पेसिफिकली जो है साइनस, ठीक है ना, इसमें साइनस पाए जाते हैं, हीमोसील जो होते हैं वो कैविटीज पाई जाती हैं, खाली कैविटीज पाई जाती हैं। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज या फिर न्यूट्रिशन का जो एक्सचेंज होता है वो वहाँ पर होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, और फिर वहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीक होकर फिर उससे सेल में पहुंचता है न्यूट्रिशन। इस तरीके से इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है। ओपन वाले में डायरेक्ट रहता है और यहाँ इनडायरेक्ट रहता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता। ठीक है, कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसमें हार्ट, मेजर ब्लड वेसल, साइनस यानी कि कैविटी या हीमोसिल, ठीक है ना, और हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड और लिम्फ तीनों ही मिक्स रहते हैं, अलग अलग सेपरेशन नहीं मिलता। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ये तीनों अलग अलग रहते हैं, हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी और ब्लड। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट होते हैं, और इसमें जो है जो पंप करके उनको भेजा जाता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू। एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन की जो डिलीवरी है ना, वो लेस एफिशिएंट होते हैं, और यहाँ पर जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचाने की कैरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनमें जो ब्लड का जो प्रेशर है वो यहाँ पर लेस मिलता है, यानी कि लो प्रेशर मिलेगा, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ब्लड वेसल क्लोज सर्कुलेशन में बह रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है वो इंसेक्ट्स में और आपके मोलस्क के अंदर जो है पाया जाता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम है वो बर्ड, फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स, इन सब में, यानी कि ह्यूमंस में जो पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो ओपन में यहाँ पर जो हीमोसिल्स हैं, यानी कि जो टिश्यूज हैं, टिश्यू के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड वेसल्स रहती हैं और ओपन रहता है। लेकिन क्लोज वाले में क्या रहता है, वो क्लोज रहता है। ठीक है, और इसमें लो ब्लड प्रेशर रहता है, इसमें हाई ब्लड प्रेशर रहता है। एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, उसकी कम एफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसमें देखिए
इसमें क्या है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके से क्लोज सर्कुलेशन में रहेगा, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमेशा ब्लड रहेगा। इसमें डिफरेंस दिखाया है कि मोलस्क के अंदर, ठीक है ना, मोलस्का और ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर जो है हीमोसिल जो है यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर है, और यहाँ पर जो टिश्यूज है, टिश्यू से डायरेक्ट जो है उसका कनेक्शन रहता है, कोई भी उसके बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कैसे रहते हैं, अलग रहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा रहता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए भी इसको हीमोलिम्फ भी बोलते हैं, ठीक है। और हार्ट से निकला और बॉडी में चला गया, डायरेक्ट जो हार्ट से बॉडी में चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हार्ट से पहले हो गया, गिल्स में गया और फिर उसके बाद बॉडी में गया, और बीच में जो है ये क्लोज चल रहा है। यहाँ पर क्या है, क्लोज, यहाँ पर क्या है, ओपन टाइप का, यहाँ से ओपन हो गया और ये जो बॉडी में आ गया ओपन। यहाँ पर कोई सर्कुलेशन, ये बॉडी की जो सेल्स है उसमें किसी प्रकार का क्या है, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन करने वाला क्लोज नहीं है, ओपन है। और यहाँ पर जो है गिल्स वाला जो है बॉडी से कनेक्टिविटी तो है, लेकिन यहाँ पर ब्लड वेसल्स के थ्रू है। सेम ऐसे ही रेप्टाइल्स के लंग्स में भी रहता है कि ये हार्ट वाला मतलब हार्ट से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से फिर बॉडी में, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज है कि फिश के बाद यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेशन रहता है, इनकी अलग अलग बहता है, ठीक है, और अलग अलग सेपरेशन में रहता है, कभी मिक्स नहीं होता, ठीक है। इस तरह से इसमें सर्कुलेशन दिखाया है। फिश का सर्कुलेशन इस तरीके से दिखाया है, लंग से प्योरीफायर होकर आर्टरीज के थ्रू फिर बॉडी में पहुंचा, बॉडी से फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर वो हार्ट में पहुंच रहा है, फिर पंप कर रहा है, ठीक है। एम्फीबियंस में इस तरीके से दिखाते हैं सर्कुलेशन। ये मैमल्स का सर्कुलेशन है, ह्यूमंस के में भी। और ये जो है रेप्टाइल्स का सर्कुलेशन इस तरीके से होता है, ये उनके लंग्स हैं, ठीक है, ये हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जिसको दूसरा नाम जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी रहता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन में। और इनका काम क्या होता है, ब्लड, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, गैसेस वगैरह को सप्लाई देना, ठीक है। इन सब की सप्लाई देकर ये क्या करते हैं, बॉडी की सेल को जो है तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, इनका काम क्या है, ब्लड, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स को सेल तक पहुंचाने का काम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं वो लिम्फ नोड, लिम्फ और लिम्फ वेसल्स हैं। वहीं अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अगर कंपोनेंट देखें तो ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट जो है इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें रहती हैं। फंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, गैसियस एक्सचेंज, इम्यूनिटी, ठीक है, ये सब जो है उसके क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। और ब्लड वेसल, ये सब के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के वो है ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। ब्लड में आपका ब्लड के बारे में, ब्लड क्या होता है इसकी हमने वीडियो बना चुके हैं। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं उसकी हम वीडियो बना चुके हैं। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है उसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। उन सब की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर हार्ट की, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के बारे में भी हमारी अलग से वीडियो है, ठीक है। तो हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इज द 4 चैम्बर hollow muscular organ approximately the size of your fist, यानी कि जो फीस्ट होती है उसके लगभग जो है इसका साइज रहता है अप्रोक्सीमेटली। और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के ऊपर, और लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, एकदम मिड लाइन में नहीं होता, मिड लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट, ठीक है। एंटीरियर टू द वर्टिबल कॉलम, एंटीरियर टू वेंट्रिकुलर कॉलम, जो वर्टिब्रेट कॉलम होता है उसके आगे की साइड में एंटीरियर टू वर्टिब्रल कॉलम, और पोस्टीरियर टू द स्टर्नम, और जो स्टर्नम होती है यहाँ पर बोन, जो दोनों रिब्स को जो जोड़ती है, जहाँ पर स्टर्नम ट्रू रिब्स को जहाँ जोड़ती है उसके जस्ट पीछे, ठीक है ना, पोस्टीरियर टू स्टर्नम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो मेल का अगर देखा जाए तो 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम इसका वेट रहता है लगभग। और इसका जो शेप है वो 12 to 9 सेंटीमीटर का जो है इसका हार्ट का मेजरमेंट रहता है। और ये जो 4 चैम्बर हैं, ठीक है ना, जो 4 चैम्बर हैं उन 4 चैम्बर को बांटा गया है एट्रिया और वेंट्रिकल, यानी कि लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये स्टर्नम के पीछे है यहाँ, यानी कि पोस्टीरियर टू स्टर्नम, और वर्टिब्रेट कॉलम के एंटीरियर में,
और ये जो मीडिया स्टेनियम, ठीक है ना, ये जो एरिया रहता है थोरेसिक में, दोनों लंग्स के बीच में जो एरिया है जहाँ पर ये हार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टेनियम, ठीक है ना, उस एरिया में पाया जाता है मीडिया स्टेनियम। और ये जो मिड लाइन है, यहाँ से ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन से कितना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है, मिड लाइन से लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट है। और ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम के क्या है, सुपीरियर, ठीक है ना, सुपीरियर टू, यानी सुपीरियर मतलब ऊपर, सुपीरियर टू डायफ्राम, ठीक है। और हार्ट की जो शुरुआत होती है डेवलपमेंट की, वो हो जाती है 21 टू 22, ठीक है ना, 20 डेज से जो है हार्ट की शुरुआत है, जब जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो 21 जैसे ही गुजरते हैं आफ्टर जाइगोट, ठीक है, कंसीव होने के बाद, तो 20 डेज जो LMP डेट होती है ना, उससे ये काउंट किए जाते हैं। 20 डेज ऑफ फीटस हार्ट जो है बनना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट शुरू हो जाता है। और जो 21 टू 22 डेज के बीच में इसकी फर्स्ट हार्ट बीट जो है सुनाई देने लगती है, यानी कि 22 डेज के बाद जो है हार्ट बीट शुरू हो जाती है अप्रॉक्सली। और वहीं 28 डेज पर जाकर इसका जो 4 चैम्बर हैं वो क्लियर कट दिखाई देने लगते हैं कि हाँ 4 चैम्बर हार्ट जो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट 4 चैम्बर उसके बनके रेडी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है हार्ट दिखाई देता है। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ हार्ट एंड दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ हार्ट इनसाइड, ठीक है ना, यानी कि अंदर से किस तरीके से उसकी एनाटॉमी होती है, ये उस तरीके से है, ठीक है ना। ये इसमें जो है ऊपर से अगर देखा जाए तो इसके ये क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। और ये वेंट्रिकल और ये ऊपर की साइड में इसमें अलिंद है, अलिंद हिंदी में बोलते हैं, जो कि एट्रिया, और ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एट्रिया, और ये लेफ्ट जो है वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल यहाँ पर, ठीक है, ये जो राइट वेंट्रिकल, और ये जो है ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कॉर्डा टेंडेनी है, और ये जो कस्प है, ठीक है ना, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है ना, यानी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व रहता है, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये सेमिल्यूनर वाल्व है, ठीक है, जो कि सप्लाई जा रही है किससे, लेफ्ट से राइट एट्रिया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से इसकी सप्लाई जा रही है इस तरीके से। ये जो व्हाइट कलर की जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये नर्व सेल्स हैं, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये इसका एक्सटर्नल, मतलब अगर डायग्राम अगर बनाना हो तो इस तरीके से बाहर से किस तरह से दिखाई देता है। इसमें ये जो है वेना केवा रहती है, इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये एरोटा जो राउंड की तरफ से निकल रहा है, ये एरोटा, अगर इसमें देखें तो इसमें भी दिख रहा होगा एरोटा, ठीक है। ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर है ये राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स, ये देखो यहाँ पर ये जो दिख रही है कोरोनरी आर्टरी और वेन्स, इस तरीके से, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी और वेन्स वगैरह। और इधर निकल रहा है ये पल्मोनरी वेन, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी है, हार्ट की डायग्राम है। ये क्या थी, इंफीरियर वेना केवा, और नीचे क्या आ रहा है, डिसेंडिंग अरोटा, जो ऊपर से ये असेंडिंग अरोटा है और नीचे जाकर ये डिसेंडिंग अरोटा, ठीक है, यहाँ से ये असेंडिंग अरोटा, ये एरोटिक आर्च है। सुपीरियर वेना केवा जो कि किस में ओपन हो रही है, राइट वेंट्रिकल में, सॉरी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वाल्व से थ्रू होते हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाता है। और ये जो है पल्मोनरी वेन से फिर जो हार्ट प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ कहाँ जाएगा, तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकलकर यहाँ से, ये देखो ये कस्प दिखाई दे रहा है, एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व से निकलकर ये पहुंच जाएगा तुम्हारे एरोटा में। एरोटा से पूरी बॉडी में इसकी ब्लड की सप्लाई होने लगती है, ठीक है, डिसेंडिंग एरोटा, पूरी बॉडी में हार्ट की सप्लाई होने लगती है। इसमें ये जो हार्ट है बीच में इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या रखता है, अलग अलग रखता है। जो राइट साइड में अगर देखा जाए तो राइट साइड में कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों की ओपनिंग कहाँ होती है? राइट एट्रियम में, ठीक है। और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कौन सा वाल पाया जा रहा है? ट्राइकस्पिड वाल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में के बीच में कौन सा वाल पाया जा रहा है? बाइकस्पिड वाल, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, ये देख रहे हो, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स की तरफ सप्लाई जाती है। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड बहेगा? कहाँ से जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में कैसा रहता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इसमें भी कैसा जाएगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जब भी कभी कोई भी हार्ट से सप्लाई बाहर की तरफ जाती है तो हमेशा सप्लाई हार्ट से कोई भी वेसल्स अगर ब्लड सप्लाई लेकर जा रहा है तो लेके जाने की वजह से उसको बोलते हैं आर्टरी। कोई भी अगर सप्लाई लेकर जा रहा है तो उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। और दूसरा, आर्टरी होने का एक और कारण होता है कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? वाल्व पाए जाएंगे, ठीक है। वाल्व होने की वजह से और ब्लड की सप्लाई हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको आर्टरी बोलते हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ यूज किया जा रहा है पल्मोनरी मतलब लंग्स की वजह से। पल्मोनरी आर्टरी कैसा लेके जाती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। और फिर लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है और गैसियस एक्सचेंज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन्स, वेन किनको बोल रहा है? जो ब्लड की सप्लाई हार्ट को लेकर आए, यानी पूरी बॉडी से अगर सप्लाई हार्ट को आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? वेन, ठीक है। और वेन के अलावा पल्मोनरी वेन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या है? हार्ट से लंग्स से हार्ट को सप्लाई आ रही है, इसलिए इसको बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन। और इसमें कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली क्या होता है कि वेन्स के अंदर जितना भी ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन यहाँ पल्मोनरी वेन्स में कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं इसको दूसरी तरफ अगर देखें तो पल्मोनरी वेन, इसलिए पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेन बोलने का एक और कारण है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन कहाँ ओपनिंग हो रही है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में कैसा आ रहा है ब्लड? प्योरीफाइड ब्लड आ रहा है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है जब उसमें सिस्टोलिक होगा, ठीक है, सिस्टोलिक होने के बाद इसमें ये ब्लड जो है निकल कर कहाँ चला जाएगा? एरोटा में। यहाँ पर ये जो वाल्व है एरोटिक वाल्व कैसा होता है? सेमी लूनर वाल्व होता है। और ये जो पल्मोनरी वाल्व है ये भी कैसा होता है? सेमी लूनर वाल्व होता है, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं? सेमी लूनर वाल्व। और यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल्व है इसको मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये ट्राइकस्पिड, यानी कि इसमें 3 कस्प होते हैं, इसमें 2 कस्प होते हैं बाइकस्पिड में, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर रहते हैं 4 जो कि ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं और पंप करने का काम करते हैं। सराउंडिंग द मायोकार्डियल सेल, यानी कि चारों तरफ से क्या है? मायोकार्डियल सेल से इसकी सराउंडिंग रहती है, ठीक है। और इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है फ्लो रहता है, यानी कि जो ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ जो सप्लाई रहती है, यानी जो सर्कुलेशन रहता है, क्लोज सर्कुलेशन है दोनों, हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट सिर्फ, तो वो जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी जो सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और कोरोनरी सर्कुलेशन वो है जो हार्ट से हार्ट को सप्लाई जा रही है ब्लड की, और ब्लड हार्ट से होकर हार्ट को ही वापस जा रहा है, हार्ट को ही सप्लाई आए, हार्ट की सप्लाई हार्ट को आए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और फिर वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब उससे टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब निकलकर वेस्ट प्रोडक्ट को लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट के पास पहुंच जाए पंप होने के लिए, ठीक है, प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इस तरीके से हार्ट में वाल्व और ये सब जो है डायरेक्शन जो है, ये जो वाल्व रहते हैं हार्ट के जो वाल्व्स हैं, जैसे कि बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमीलूनर वाल्व, ठीक है, ये सारे वाल्व जो हैं, एरोटिक वाल्व हो या पल्मोनरी वाल्व हो, ये सारे के सारे जो वाल्व्स हैं या आर्टरीज के अंदर जो पाए जाने वाल्व है, ब्लड को यूनि डायरेक्शनल रखते हैं, यानी कि एक साइड में रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि बैक फ्लो ना रहे, किसी भी ब्लड का बैक लौटे ना, ठीक है ना, इसके लिए रहते हैं। यहाँ पर जो है जब एट्रियम में, राइट एट्रियम में जब ब्लड आ जाता है तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है यहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं और वाल्व जो है क्लोज हो जाते हैं। कब क्लोज हो जाएंगे? जब यहाँ पर ये जो है सिस्टोलिक होगा, ठीक है, यानी कि इसमें सिस्टोलिक मूवमेंट होगा, सिस्टोलिक मूवमेंट पर ये क्लोज हो जाएंगे वाल्व और ये
जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होने के बाद जो ब्लड है वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जब ये बैक फ्लो ना जाए इसलिए इसमें क्या लगा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ से जब ट्राइकस्पिड वाल्व में जब सिस्टोलिक मूवमेंट होता है तो सिस्टोलिक मूवमेंट की वजह से राइट वेंट्रिकल से निकलकर कहाँ पहुंच जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में। तो पल्मोनरी आर्टरी में निकलने के बाद यहाँ पर ये जो वाल्व पाया जा रहा है पल्मोनरी वाल्व, ये इसको बैक फ्लो नहीं आने देता, ब्लड कहाँ नहीं आने देता, वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देता। फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी से जब हार्ट जो लंग्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो पल्मोनरी वेन लेकर आती है। पल्मोनरी वेन जब लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है तो यहाँ पर भी वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं कि इसको वापस उसमें नहीं जाने देते, पल्मोनरी यानी कि वापस बैक फ्लो नहीं होने देते। फिर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम में से जब इसमें सिस्टोलिक मूवमेंट होता है तो लेफ्ट वेंट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से फिर वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाए ब्लड, इसके लिए क्या हो रहता है, यहाँ पर मिट्रल वाल्व रहता है या बाइकस्पिड वाल्व रहता है जो कि बैक फ्लो ना जाए। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में सिस्टोलिक मूवमेंट होता है तब उसके बाद ब्लड निकल के चला जाता है एरोटा में, और इसको रोकने के लिए, इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर पाया जाता है एरोटिक वाल्व। ठीक है, तो वाल्व का इस तरीके से इंपॉर्टेंस रोल रहता है। तो अगर गिने जाए कितने वाल्व और कितने चैम्बर्स हैं तो 4 ही इसमें चैम्बर्स हैं और 4 ही इसमें कितने हैं, वाल्व हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर 4 वाल्व पाए जाते हैं और 4 ही चैम्बर पाए जाते हैं। और इसमें ये बीच में इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम पाया जाता है जो कि दोनों वेंट्रिकल्स को क्या रखता है, सेपरेट रखता है। इसी तरीके से इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम भी पाया जाता है जो कि दोनों एट्रियम को अलग अलग रखता है। यहाँ जो इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम है, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम में जो है ओपनिंग रहती है, यानी कि जब गेस्टेशन पीरियड में जब कोई भी एम्ब्रियो रहता है तब उसकी ओपनिंग रहती है, यानी कि वो ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता, ओपन टाइप से रहता है। जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड जो है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में दोनों में समान रहता है, यानी कि दोनों ब्लड जो मिक्स रहते हैं। तो जब आफ्टर द बर्थ ये जो ओपनिंग है, ठीक है ना, इस ओपनिंग को क्या है, क्लोज हो जाती है। आफ्टर द बर्थ 6 डे पर जाकर ये क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर क्लोज नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं कि हार्ट जो है दिल में छेद है। दिल में छेद वाली जो कहानी आती है ना वो यहीं से आती है कि वो जो है बंद ना हो अपने आप से। जनरली वैसे सबका बंद हो ही जाता है, 99% केस में, छोड़िए 99.99% बंद हो जाता है। ब्लड का जो फ्लो रहता है वो इस तरीके से रहता है कि पहले, सबसे पहले पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा, बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा में। फिर ये इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बना, बॉडी के अंदर जो रहते हैं सेल्स रहती हैं, सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यानी CO2 वगैरह बनता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है CO2 जो निकलता है वो CO2 निकलकर कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। और जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है सेल्स को, वहाँ से ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं सेल। तो जो सेल ऑक्सीजन ले लेती हैं और अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है ब्लड में, तो ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल हो जाती है कम और CO2 की कंसंट्रेशन हो जाती है ज़्यादा। तो इस तरीके के जो ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें ऑक्सीजन हो गया कम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की होती है मात्रा ज़्यादा। तो ऐसा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा से होता है, और ये इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा में डायरेक्टली नहीं आ जाता है, बॉडी से कई सारी वेन्स मिलकर, ठीक है ना, जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज से निकलकर वेन्यूल्स में, और वेन्यूल से निकलकर वेन्स में, और वेन से निकलकर वो पहुंच जाता है वेन में, ठीक है ना, वेन्यूल से वेन में, और वेन से फिर जो है वेना केवा में। तब ये वेना केवा में से, इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा से पूरी बॉडी का ब्लड जो है लेकर वेना केवा में से कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम में। जैसे ही ये राइट एट्रियम में आता है, यहाँ पर राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुँच जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाती है उसको, लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स में क्या होता है, फिर वही जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा था, अब यहाँ पर क्या है, जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इन कंसंट्रेशन कम है, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और लंग्स में अगर देखा जाए तो ब्रीथ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। इन्वायरमेंट में भी, जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एयर रहती है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21% रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो ब्लड है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है, ब्लड से जो CO2 है वो निकल कर कहाँ पर चला जाता है, लंग्स के अंदर एल्वेलाई में।
वहाँ एल्वियोलाई पर गैसियस एक्सचेंज होकर तो CO2 निकल जाती है लंग्स में, और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो आ जाती है ब्लड में। तो यहाँ से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको ब्लू, यहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और यहाँ रेड कलर से दिखा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये लंग से निकलकर पल्मोनरी वेन से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है ब्लड, और लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर ये आ जाता है एरोटिक वाल्व, ठीक है। एरोटिक वाल्व से निकलकर ये पहुंच जाता है किसमें, ऑर्टा में, और ऑर्टा से निकलकर बॉडी में। बॉडी में फिर वही चीज चलती है कि बॉडी में पहुंचेगा तो हर एक सेल तक पहुंचना हो, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम है। फिर बॉडी से यहाँ से अरोटा से निकलकर, जब अरोटा से निकलेगा तो ये पहुंचेगा अरोटा के बाद आर्टरीज में, बड़ी बड़ी आर्टरीज रहती हैं, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग आर्टरीज रहती है, तो आर्टरीज में पहुंचेगा, आर्टरीज से जो है फिर वो आर्टियोल्स में पहुंचेगा, आर्टियोल से फिर वो आपका कैपिलरीज में पहुंचेगा। कैपिलरीज की जो सप्लाई रहती है वो हर एक सेल तक सप्लाई पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वो कैपिलरीज जो है काफ़ी छोटे होते हैं, माइक्रोन्स में रहते हैं। वो कैपिलरीज सप्लाई जो है सेल तक पहुंचाने के बाद ब्लड को वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं, और उनका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले लेते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो है उस लेवल पर होकर फिर उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, ये ऑक्सीजन उसकी खत्म हो जाती है, सारी सेल्स यूज कर लेती है ब्लड का, जो हर एक सप्लाई जा रही है अलग अलग, इसमें पूरा एक तंत्र रहता है, जाल रहता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स का जाल जो है हर एक सेल तक पहुंचकर कैपिलरीज में लास्ट होता है। कैपिलरीज क्या है, वहां पर ओपन कुछ नहीं है, क्लोज सर्कुलेशन में ही ब्लड रहता है, और वहां से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनकी टिश्यूज के अंदर जो है ब्लड वेसल और सेल के बीच में पाया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल को। तो सेल के में जो कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन की उसको कहती है नीड थी, तो उसमें कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी। CO2 उसके अंदर बन रहा था मेटाबॉलिक रिएक्शन था, तो CO2 की कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होगी सेल के अंदर। और वहीं अगर ब्लड में देखा जाए तो ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, CO2 की कम। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जहाँ कम होगी वहाँ की तरफ डिफ्यूजन हो जाएगा। तो यानी कि CO2 जो है निकलकर कहाँ चला जाएगा, सेल से ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड से निकलकर जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चली जाएगी। और इस तरीके से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से निकलकर वही वेन्यूल्स में, कैपिलरी से निकलकर वेन्यूल्स, वेन्यूल से निकलकर वेन्स में, और वेन से निकलकर वेना केवा में, और फिर वेना केवा से राइट एट्रियम यानी कि हार्ट को सप्लाई। तो ये पूरा क्लोज सर्कुलेशन इस तरीके से चलता रहता है, इसी को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। इस क्लोज सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हार्ट से लंग्स की तरफ जाने वाला पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन वाला जो सर्कुलेशन है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलना है। और ये जो बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टम है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन। और ये तीनों मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक हार्ट को भी सप्लाई रहती है कोरोनरी सर्कुलेशन, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कंपोनेंट है ब्लड वेसल, ब्लड और हार्ट, ठीक है, जिनके बारे में अलग अलग हमने सर्च किया। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हार्ट की। तो हार्ट जो है इज द इनक्लोज द प्रोटेक्टिव सेक। जो हार्ट की अगर हम स्पेशली बात करें तो हार्ट क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से क्या रहता है, क्लोज रहता है, यानी कि उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है उसको प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। इसी तरीके से लंग्स के ऊपर भी जो है एक प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सैक, ठीक है। और इसी तरीके से तुम्हारा किडनी के भाई पाई जाती है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। तो इस जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर एक रफ सरफेस पाई जाती है जो कि उसमें कोई भी रफ मतलब कोई भी फ्रिक्शन वगैरह हो या फिर कोई इंजरी हो, छोटी मोटी इंजरी उसको झेल सके वो, ठीक है। तो इसके लिए उसे प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पेरिकार्डियम के बाद जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, यानी कि पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर जो लेयर है उससे जैसे जिससे टच रहता है उसके ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं हम, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के नीचे होती है मायोकार्डियम, और जो लंग्स के उसके हार्ट के अंदर की तरफ जो लेयर रहती है जहाँ ब्लड के टच में रहती है जो लेयर, उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द कॉज द कॉमन द डेथ द ग्लोबली 2008 का अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग द 30% ऑफ ह्यूमन डेथ, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो है काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है। और पूरा ग्लोबली अगर देखा जाए
तो लोग कैंसर से सबसे ज़्यादा मरते हैं, और फिर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो हार्ट डिसीज भी सबसे ज़्यादा होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। पेरिकार्डियम की हम बात कर रहे थे। पेरिकार्डियम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। तो जो इनर विसरल पेरिकार्डियम होता है, इससे जो विसरल वाला है, इससे फ्लूइड जो है रिलीज होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, जो कि पार्शियल और विसरल के बीच में भरा रहता है। ठीक है, दिस स्पेस बिटवीन द टू लेयर्स इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस एंड कंटेन द थिन फिल्म एंड फ्लूइड। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है थिन। दिस फ्लूइड द प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड अलाउ टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट। जब हार्ट जो है बार बार सिकुड़ रहा है, ठीक है ना, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसके लिए जो है फ्रिक्शन होगा उसमें, तो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये फ्लूइड जो है उसको बचाता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द दिस फ्लूइड इज अबाउट 25 to 30 ml, लगभग ये 25 to 30 ml इसका जो है रहता है पार्ट, कितना जो है उसमें फ्लूइड रहता है। अगर पेरिकार्डियम की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें से एक लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, जैसे फाइब्रस और सीरस। ये जो फाइब्रस और सीरस है, ये पैराइटल और विसरल, जो पैराइटल होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है, जो विसरल लेयर है, विसरल लेयर के ही दो पार्ट होते हैं। एक वो वाला पार्ट जो हार्ट की तरफ रहेगा, जो कि कैसा रहेगा, सीरस पेरिकार्डियम रहेगा, ठीक है, और वहीं एक तरफ रहेगा जो कि पैराइटल की तरफ रहेगा, पैराइटल पेरिकार्डियम की तरफ रहेगा, उसको बोलेंगे हम फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो इस तरीके से दो रहते हैं, इनका काम वही है, फ्रिक्शन से बचाना, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, ये जो वाली जो लेयर है सबसे पहले पार्शियल पेरिकार्डियम, ठीक है, जो कि फाइब्रस लेयर है इसकी एक, और इसके नीचे वाली को क्या बोलना है हम, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम से फ्लूइड जो है निकलता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी बना रहा है। पेरिकार्डियल कैविटी विसरल, जो सीरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम, यानी फाइब्रस वाली सबसे ऊपर वाली, सीरस वाली जो पेरिकार्डियम है उसके पार्शियल लेयर और विसरल लेयर। पार्शियल लेयर वो लेयर है जो आउटर साइड में है, और विसरल लेयर वो लेयर है जो कि हार्ट के साइड में है, और उसके बीच में जो है कैविटी पाई जा रही है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसके बीच में क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, जो कि कितना है, 25 to 30 ml रहता है। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम की अगर हम बात करें तो इसके बाद एक जो लेयर रहती है, यानी कि ये जो पेरिकार्डियम है जिससे जुड़ी रहती है, वो होती है एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम वो लेयर है जिससे ये पेरिकार्डियम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे ही क्या रहती है, हमारी मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट एंड द फॉर्मिंग द कार्डिक फाइबर मसल, यानी कि मसल फाइबर से बनी रहती है, कार्डिक मसल फाइबर, जो कि स्पेशल टाइप का मसल फाइबर होता है। अगर मसल्स की बात करें तो तीन तरह के मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर और कार्डिक मसल फाइबर। कार्डिक मसल फाइबर में इंटरकैलेटेड डिस्क और आपका उसमें ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ऑटो स्टिमुलेशन की पावर होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए तीन टाइप के होते हैं। वैसे तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मसल दो ही तरह की होती हैं, कि स्मूथ मसल एक जो है आपकी स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, लेकिन यहाँ पर जो है कार्डिक मसल स्पेशल टाइप की मसल है जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, इसलिए इनको कार्डिक मसल्स भी बोला जाता है, जो कि बनी किससे, मसल फाइबर से, कार्डिक मायोसाइट से मिलकर बनी होती है। जो मायोकार्डियम है बल्क फॉर्म होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है इस तरीके से, इसमें बीच बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। ठीक है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ठीक है, जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है कि उसका काम करती है, किसका काम करती है, इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डिक मसल एज द सिग्नल यूनिट। ठीक है, जो सिग्नल निकलते हैं उसकी यूनिट को वो स्टोर करके रखती है। ठीक है, सम ऑफ द मसल्स फाइबर ऑफ द हार्ट आर द मॉडिफाइड इनटू द पेसमेकर, यानी कि कुछ सेल्स जो हैं किसमें, जो मसल फाइबर की जो मसल फाइबर्स हैं, यानी कि सेल्स हैं मसल फाइबर की, यानी कि मायोसाइट्स हैं, कार्डिक मायोसाइट्स, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एज अ मसल फाइबर पेस मेकर में। ठीक है, उन पेस मेकर में जो कन्वर्ट होती है उन सेल्स को बोलते हैं यहाँ पर पी सेल्स। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, पी सेल्स। बाकी मायोकार्डिया पाई जा रही है, और इनका स्ट्रक्चर लगभग दिखने में एक जैसी रहती हैं स्केलेटल मसल से। स्केलेटल मसल से काफ़ी सिमिलरिटी रहती है, लेकिन स्केलेटल मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं पाई जाती है और यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है।
ये है आपका एट्रियम और ये वेंट्रिकुलर पर मसल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, एट्रियल मस्कुलेचर और वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ये जो गैप जंक्शन है, ठीक है, इंटरकलेक्टेड डिस्क की वजह से इस तरीके से इसके बीच में जो है सिग्नल ट्रैप हो जाते हैं और वो जो है आगे सिग्नल उसके हार्ट बीट में काम आते हैं। वाल्व की अगर बात करें तो वाल्व्स ऑफ द हार्ट में 4 वाल्व्स ऑफ द हार्ट में पाए जाते हैं। 2 जो हैं ऑरिकुलर वाल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स पाए जाते हैं, 2 सेमीलूनर वाल्व पाए जाते हैं। 2 सेमीलूनर वाल्व जो है एक एरोटिक वाल्व में पाया जाता है, एक पल्मोनरी वेन में पाया जाता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में पाया जाता है, जो कि सिस्टमिक एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पाया जाता है सेमीलूनर वाल्व। और वहीं एट्रियो वेंट्रिकुलर की बात करें तो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में भी 2 वाल्व पाए जाते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व का मतलब है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो कुल मिलाकर 4 वाल्व रहते हैं। वाल्व ऑफ द हार्ट द परमिट द फ्लो द यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, सिंगल डायरेक्शनल में रखते हैं, यानी कि ये आपका पल्मोनरी वाल्व, एक हो गया एरोटिक वाल्व, एक हो गया मिट्रल वाल्व और एक हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। देख रहे हैं आप, ट्राइकस्पिड वाल्व इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व में जो है 3 उसमें डिवाइड रहता है, लेकिन इसको ट्राइकस्पिड ना बोलकर ये सेमीलूनर होता है। सेमीलूनर मतलब आधा चांद के जैसा, ठीक है, लूनर मतलब आधा चांद ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। मिट्रल वाल्व जो है 2 कस्प होते हैं इसमें, इसलिए इसको बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसमें ये जो है ये क्रेस्ट जो है इनको चेंज करके रखती है, यानी कि ये सुप्रावेंट्रिकुलर जो क्रेस्ट है ये पल्मोनरी वाल्व और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करती है। यहाँ पर द पार्ट ऑफ द सेपरेटेड बाय द मस्कुलेचर रेज सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट, ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट है आर डिवाइडेड सिचुएटेड बिटवीन द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड पल्मोनरी ऑरिफिस। पल्मोनरी ऑरिफिस मतलब जो पल्मोनरी ऑरिफिस होता है, जो पल्मोनरी वाल्व जो जा रहा है पल्मोनरी ऑरिफिस, ठीक है ना, उसके बीच में क्या करती है, उसको सेपरेट करती है। द पेपिलरी मसल्स या पिबलार्स, ठीक है, पिलार्स बोलते हैं उनको, पेपिलरी मसल्स विद द वन ऑफ द अटैच टू द वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है ना। जो पेपिलरी मसल्स होती है वो किससे अटैच रहती है, वेंट्रिकुलर वॉल से जो है अटैच रहती है, यानी कि एंडोकार्डियम से, ठीक है, एंडोकार्डियम, ये तो मायोकार्डियम एपिकार्डियम, तो एंडोकार्डियम से कौन अटैच रहेगा यहाँ पर, पेपिलरी मसल। वो पेपिलरी मसल्स एक तरफ किससे जुड़े रहेंगे, कॉर्डा टेंडेनी से, ठीक है, एक तरफ जुड़े रहेंगे कॉर्डा टेंडेनी से और एक तरफ जुड़े रहेंगे ये किससे, वॉल से, एंडोमेट्रियम वॉल से, सॉरी एंडोमायोकार्डियम से, ठीक है ना, मायोकार्डियल मसल से। ये हैं पेपिलरी मसल्स, ठीक है, ये जो पेपिलरी मसल्स हैं, ठीक है, ये पेपिलरी मसल्स है, मिडिल पेपिलरी मसल्स, ये सब क्या है, पेपिलरी मसल्स हैं। ये किससे जुड़ी हुई है, ये टेंडनी से, ठीक है, कॉर्डा टेंडनी से जुड़ी हुई है। एक तरफ किससे जुड़ी हुई है, ये एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियल कह रहे हैं, एंडोमाइसियम से, ठीक है ना। ये कस्प हैं, ठीक है, ये है आपके वाल्व, ये है ट्राइकस्पिड वाल्व और ये है बाइकस्पिड वाल्व और ये है एरोटिक वाल्व और ये पल्मोनरी वाल्व, ठीक है ना। इस तरीके से इसको डायग्राम के तरीके से ऐसा दिखाया गया है। इसमें नर्व की सप्लाई अगर देखें हार्ट को, तो हार्ट को जो नर्व सप्लाई जाती है वो जाती है आपका फेरेनिक नर्व के थ्रू, जो कि आती है, फेरेनिक नर्व जो है वेगस नर्व से निकलती है, ठीक है, और इसके थ्रू जो फेरेनिक नर्व है उससे सप्लाई जाती है, ठीक है। तो वेगस नर्व जो है कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, कि हार्ट रेट ज़्यादा होगा या कम होगा। बाकी वेगस नर्व को जो कंट्रोल करते हैं, जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, वो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, वो कैसे हैं, कॉजेज़ हैं, जो ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, ठीक है। बाकी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, किस तरीके का स्टिमुलेशन मिलेगा, वो वेगस नर्व के थ्रू फेरेनिक नर्व में आएगा। फेरेनिक नर्व जो है उसको आगे परसीव कर, मतलब आगे उसको कंडक्ट करेगी और हार्ट रेट को बढ़ाने या घटाने में हेल्प करेगी। वहीं दूसरी तरफ फेरेनिक नर्व पेन सेंसिटिव भी होती है, यानी कि अगर जैसे हार्ट में अगर कोई पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो भी कौन रिसीव करेगा, फेरेनिक नर्व के थ्रू ही रिसीव किया जाएगा, ठीक है। ये मेडुला और डोर्सल वेगस नर्व से निकलती है लेफ्ट वेगस और राइट वेगस, ठीक है। और ये लेफ्ट और राइट वेगस जो है कहाँ पर सप्लाई आ रही है इसकी, ये आ रही है तुम्हारे एट्रियम में, यानी कि एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेगस नर्व जो है रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। बाकी हार्ट रेट को घटाने बढ़ाने के लिए ये उसके कॉज हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया 13,
पोस्टीरियर एंड लेटरल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस और कीमोरिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर इन द राइट एट्रियम, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, ये सब क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं वेगल टोन को, यानी कि वेगल टोन को डिक्रीज कर देते हैं, जिससे कि इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज इसलिए हो जाता है कि जो स्टिमुलेशन है उसको इस तरीके से मिलता है कि हार्ट रेट का जो ऐसे नोड है उस पेस मेकर की तरह है, उसको अगर कोई भी रोकेगा नहीं तो वो अपना क्या है स्टिमुलेट करता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब डिक्रीज हो जाता है यानी कि वेगल टोन जब कम हो जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे हार्ट रेट क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। वहीं अगर वेगल टोन इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स में पाए जाते हैं। 3 तरह के सेंटर्स होते हैं इसमें, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एपनेटिक सेंटर, ठीक है, वो 3 सेंटर होते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए। वहीं अगर पीरियोडिक और एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस भी रेस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए। वहीं बैरो रिसेप्टर्स, जो बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आपके पाए जाते हैं यहाँ पर, ये जो कैरोटिड आर्टरी पर, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी जहाँ से निकलती है जैसे अटैच रहती है, ठीक है, एरोटिक वाल्व्स के पास, वहाँ से पर। एक्शन ऑफ द हार्ट एंड क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप, यानी कि अगर देखा जाए हार्ट के जो एक्शंस है, किस तरीके से हार्ट एक्शन करता है, तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कोरोनोट्रोपिक एक्शन, आइनोट्रोपिक एक्शन, डॉर्मोट्रोपिक एक्शन और बाथमोट्रोपिक एक्शन। इन अलग अलग तरह के एक्शंस में अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, यानी कि अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। डिपेंड कैसे करते हैं कि क्रोमोट्रोपिक एक्शन जो है डिपेंड करता है हार्ट रेट के बढ़ने और घटने को दर्शाता है, ठीक है। वही आइनोट्रोपिक एक्शन जो है फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, अगर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को जो कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका आइनोट्रोपिक एक्शन, यानी कि हार्ट का जो आइनोट्रोपिक एक्शन है वो फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड इनटू द मसल्स, कार्डिक मसल्स से, ठीक है। डॉर्मोट्रोपिक एक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन, जो ऐसे नोड और एवी नोड से जो निकलने वाली जो इम्पल्स है उसकी रफ्तार और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, इसके ऊपर हार्ट रेट बढ़ेगा घटेगा, वो डॉर्मोट्रोपिक एक्शन के इंक्लूड किया जाता है उसमें। वही बाथमोट्रोपिक एक्शन की अगर बात करें तो एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डिक मसल, यानी कि एक्साइटेबिलिटी कार्डिक मसल कितना हेल्दी है और कितनी जल्दी एक्साइटेड हो जा रही है, यानी कि थोड़े से स्टिमुलेशन से ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रही है, कम एक्साइटेड हो जा रही है, इसके ऊपर अगर वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो पॉजिटिव होगा, यानी कि हार्ट रेट बढ़ाने में काम आएगी, और अगर लेस एक्टिविटी है तो उसमें उस कंडीशन में वो क्या रहेगी, उसको हार्ट रेट को कम करने में। ये जो बाथमोट्रोपिक एक्शन है ये एक्साइटेबिलिटी को ही नहीं, इससे जो है हार्ट रेट को कंट्रोल भी किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है कि जैसे कुछ मसल्स की जो कैल्शियम चैनल या ब्लॉकर होते हैं, ठीक है, तो वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हुए, या फिर आपकी जो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो जिसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है, मतलब रेस्टिंग वोल्ट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको कम कर देती हैं, ठीक है ना। रेस्ट मेम्ब्रेन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रोवोल्ट चार्ज है, उसको क्या कर देगी, वो कम कर देगी, ठीक है। उसको जब कम कर देगी तो उसकी जो एक्साइटमेंट है वो कम हो जाएगी मसल्स की, वो देर में स्टिमुलेशन होगा, उसका जो चेंज होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिले हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन डिले होगा जिससे हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्शन ऑफ हार्ट रहते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बाकी ब्लड वेसल जो उससे हार्ट से जुड़ी रहती हैं, एरोटा, उसका जो है डायमीटर 25 mm रहता है, और उसी से जुड़ी हुई वेना केवा, उसका डायमीटर जो है 30 mm रहता है, यानी कि एरोटा से ज़्यादा वेना केवा का डायमीटर होता है, ठीक है। बाकी ये वेना केवा जो है आगे जाके जो वेन्स में कन्वर्ट होती है तो 5 mm इसका डायमीटर रह जाता है, फिर 20 वेन्यूज़ का जो है 20 म्यू, और कैपिलरीज में जाकर 8 म्यू तक बचता है। वहीं अगर देखा जाए अरोटा जो है धीरे धीरे उसका भी डायमीटर घटता है, 4 mm, एट्रियोल का 30 म्यूज, ठीक है। बाकी इलास्टिसिटी भी इनकी धीरे धीरे घटती जाती है। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी देखा जाए तो इलास्टिसिटी के उस पर बेसिस पर इनको जो है अरेंज किया जाए तो अरोटा में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, वहीं उससे कम इलास्टिसिटी आर्टरी की, फिर आर्टियोल्स की, फिर टर्मिनल कैपिलरी, फिर वेन्यूज, वेंस और वेना केवा। वेना केवा में सबसे कम क्या होती है, इलास्टिसिटी, ठीक है ना, लेस ही होती है एकदम।
बात करते हैं डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन। जैसा कि बताया था कि अभी तक जो बता रहे थे हम कि डिवीजन जो सर्कुलेशन है वो हार्ट का जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो सर्कुलेशन है, कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो वो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन या सर्किट से जो है डिवाइड रहता है। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा डिवीजन, मतलब सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, कैसे रहता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट टू लंग्स एंड अदर बॉडी टू हार्ट जो कनेक्शन रहता है उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और हार्ट टू हार्ट जो रहता है उसको बोलते हैं हम कोरोनरी सर्कुलेशन। ये इस तरीके से जो है पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन को और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन को दिखाया है, जिसमें दिखाने में क्या है कि राइट एट्रियम है, यहाँ से बॉडी से जो है जो ब्लड है वेना केवा के थ्रू किस में एंटर कर रहा है? हार्ट के राइट एट्रियम में, और यहाँ से राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है निकल कर कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को जा रहा है, लंग से प्योरीफाई होकर पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से बाय डाइकस्पिड वाल्व से लेकर डाइकस्पिड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तब मेन एरोटा से होता हुआ ऑर्टा से होता हुआ बॉडी को। ठीक है, इस तरीके से जो है होता है। कोरोनरी आर्टरी जो है को यानी कि ब्लड जो है हार्ट से निकलकर हार्ट को जो सप्लाई आती है और हार्ट से ही निकलकर हार्ट को ही जो सप्लाई जाती है, दोनों को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन में भी वेन्स और आपका आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन। कोरोनरी आर्टरी जो है वहाँ से ब्लड जो है कोरोनरी आर्टरी से आर्टियोल्स में, फिर उसके बाद ये आर्टियोल से निकलकर एंटीरियर ल्यूमिनियर वेसिकल्स से फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट और वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट वाले को और राइट वाले वेंट्रिकल दोनों को सप्लाई जाती है। ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम को भी और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल यानी कि दोनों को सप्लाई जा रही है। यहाँ से कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तब उसके बाद जो है डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद यहाँ से ये ब्लड निकल कर कहाँ पहुँचेगा? आपका वेन्यूल्स में, वेन्यूल से फिर वो कैपिलरी से होता हुआ फिर आर्टियोल से, मतलब हार्ट को ही वापस चला जाएगा। ठीक है, ये राइट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम में जाकर क्या होगा? फिर वो राइट एट्रियम से निकलकर फिर लंग्स को जाएगा प्योरीफाई होकर, फिर वहाँ से फिर जो है उसको लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये घूमता रहता है सर्कुलेशन। इसके बाद है आपका ये इस तरीके से इसकी जो ब्रांचेस रहती है कोरोनरी आर्टरीज की, जो है ये एक्सटर्नल डायग्राम है, मतलब ऊपर से जब हार्ट को देखेंगे तो उसकी कोरोनरी आर्टरी जिनमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसमें डिसीजेज हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है, जो हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है उसमें क्या होता है कि ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है इनमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड की सप्लाई हार्ट की मसल्स को नहीं पहुंच पाती, जिससे हार्ट की जो मसल्स होती है उनमें नेक्रोसिस हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है और वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाते, पंप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उस कंडीशन को बोलते हैं वहाँ जो है हार्ट अटैक या कंजेस्टिव हार्ट डिसीज। ठीक है, ये है आपका सिस्टम है, ये था आर्टरी का जो है, और ये दिखा रहे हैं हम यहाँ पर वेन्यूल्स का। ठीक है ना, वेन्स का, कोरोनरी वेन्स, ये आर्टियल सर्कुलेशन और वो कोरोनरी सर्कुलेशन था। फिर उसके बाद आता है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि कंडक्टिव सिस्टम का मतलब है कि जो हार्ट के अंदर कुछ मसल्स पाई जा रही थी जो कि कन्वर्ट हो रही थी किसमें? इम्पल्स को जनरेट करने में, जो कि जिनको बोल रहे हैं हम पी सेल्स। वो पी सेल्स को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है साइनोएट्रियल नोड्स में पाई जाती है कुछ मसल जिनको ऐसे नोड बोला जाता है, एक पाई जाती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसको एवी नोड बोला जाता है। इन दोनों की ये स्पेशलिटी होती है कि इसमें कुछ स्टिमुलेशन खुद से जनरेट करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो कि मॉडिफिकेशन है कार्डियक मसल्स का। बंडल ऑफ हेस, एवी बंडल भी बोला जाता है इसको। इट इज द ब्रांच, एक ब्रांच जो है लेफ्ट साइड में हार्ट के और एक राइट साइड में जो है ब्रांचेस रहती हैं, बंडल ऑफ हिस बोला जाता है। और आगे जाकर वो फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती है जिसको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। तो वो पूरे के पूरे हार्ट को जो है कवर करके रखती है, वेंट्रिकल्स को कवर करती हैं। तो इस तरीके से पेस मेकर एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है तीनों चीज़ों चारों से मिलकर बनता है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर से। क्या होता है कंडक्टिव सिस्टम? कंडक्टिव सिस्टम जो है
यहाँ से पेस मेकर यानी कि ऐसे नोड से इम्पल्स शुरू होती है और इम्पल्स शुरू होकर वो ट्रेवल करती है, यानी कि जैसे ही यहाँ पर पेस मेकर पे सबसे पहले जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही इम्पल्स जनरेट होगी क्या होगा, ऐसे नोड में इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होते ही जो ब्लड था किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर, वो कहाँ चला जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ उसमें वेंट्रिकल में। सेम ऐसे ही उसी टाइम पर क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा और उसमें जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि लेफ्ट एट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा और यहाँ राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है पहुंच जाएगा। कब पहुंचेगा, जब ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट होगी। वो इम्पल्स जो है ट्रेवल करेगी, कॉन्ट्रैक्शन तो कराएगी एट्रिया की, साथ में वो खुद भी ट्रेवल करेगी और ट्रेवल करके वो कहाँ पहुंचेगी, एवी नोड तक। एवी नोड जो है वो एक एज ए एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, यानी कि जो आने वाली इम्पल्स है उनको और तेज कर देता है। ठीक है, उनको तेज करके यानी कि उनको एक्सेलरेट करके फिर वो परकिंजे फाइबर उसमें बंडल ऑफ हिस को भेजेंगे और बंडल ऑफ हिस आगे जाकर डिवाइडेड होता है कई सारी ब्रांचेस में, जिनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो उसमें तेजी से ये क्या होंगे, ट्रेवल करेगा। ठीक है, जो इम्पल्स हैं ये ट्रेवल करेंगी न्यूरॉन्स में यानी कि नर्व फाइबर्स में, और ये नर्व फाइबर जो है परकिंजे फाइबर्स के जो फाइबर्स हैं नर्व फाइबर्स, इनमें जब ट्रेवल करेंगे तो इससे वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वेंट्रिकल से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में कहाँ से पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल से निकलकर पहुंच जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और वहीं ब्लड जो है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, एरोटा में। ठीक है, तो एरोटा में पहुंचने के बाद यहाँ से ब्लड निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, बॉडी में और लंग्स में, और ये कर जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होगा। लेकिन रिलैक्सेशन होने के बाद तो इस तरीके से यहाँ से इम्पल्स निकलती रहेगी जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये आगे जाके फिर ये रिलैक्सेशन हो जाएगा, तब ये पर जो इम्पल्स है वो आगे परकिंजे फाइबर पहुंचेगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि जहाँ जहाँ इम्पल्स पहुंचेगी वो मसल्स को स्टिमुलेट करेगी, कार्डिक मसल को स्टिमुलेट करेगी, और कार्डिक मसल एक्साइटेड होकर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो सारी मसल्स जो हैं, मसल्स फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेंगी साइड बाय साइड, मतलब जैसे जैसे जिस मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेशन मिलता जाएगा और वो स्टिमुलेट होते होते वो इंडक्शन जो है इस तरीके से आगे कंडक्ट होता जाएगी। यानी कि इम्पल्स जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंडक्ट होते होते सारी मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का जो सीरीज है वो एट्रिया से शुरू होकर वेंट्रिकल तक जाएगा, जिससे हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन करेगा। पहले एट्रिया करेगी, फिर उसके बाद वेंट्रिकल करेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट बीट। इसी से हार्ट बीट बनती है, और ये हार्ट बीट के जो साउंड है वो भी इसी की वजह से जनरेट होते हैं। बाकी जो साउंड है वो वाल्व के खुलने और बंद होने की वजह से हमें सुनाई देते हैं। ठीक है, तो द टू बेसिक टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल मायोसाइट्स में मायोकार्डियल सेल और स्पेशलाइज्ड सेल। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की थी पी सेल्स की बात जो कर रहे थे। ठीक है, वो जो स्पेशलाइज्ड सेल है कंडक्टिव सिस्टम जनरेट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, उनमें क्षमता होती है कैसी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करें एंड ट्रांसमिट देम थ्रू द मायोकार्डियम, यानी कि फिर वो जनरेट करके उसको मायोकार्डियम सेल्स को क्या करती हैं, भेजती हैं। और दूसरी कैसी होती है, मायोकार्डियल सेल जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जब भी कभी उनको स्टिमुलेशन मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिलते क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। अगर साइट ऑफ द इम्पल्स जनरेशन का देखा जाए कौन कौन सी ऐसी जनरेशन की साइड हैं, तो वो है एसए नोड, एवी नोड और वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में आपका ये परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, तो परकिंजे फाइबर का अगर इनका रेट ऑफ इम्पल्स की देखा जाए तो कितनी इम्पल्स जनरेट करती हैं 1 मिनट के अंदर, यानी कि जो सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल जो कि एसए नोड, एवी नोड और वेंट्रिकल्स में पाई जाती है, कितनी इम्पल्स जनरेट करती हैं पर मिनट के हिसाब से। तो उनका देखा जाए तो एसए नोड सबसे ज़्यादा करती है 60 to 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करती है। वहीं एवी नोड की देखा जाए तो 40 to 60 इम्पल्स पर मिनट जो है जनरेट करती है, और वेंट्रिकल में जो पाए जाने परकिंजे फाइबर है वो लेस देन 40 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करती है। ठीक है, एसए नोड इज द स्मॉल मास ऑफ द सेल वॉल ऑफ द एट्रियम राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। कहाँ पाया जा रहा है एसए नोड, नियर द सुपीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम में। ठीक है, नियर द सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के पास और राइट एट्रियम में पाया जा रहा है आपका एसए नोड। इट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसको क्या बोला जाता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोला जाता है। एंड द इम्पल्स फॉर द
heartbeat originate in this tissue and the conductive to the atrial muscles which as the result cause the atrial contraction। ये क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है और साथ में उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। किसके कॉन्ट्रैक्शन में? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, हार्ट बीट को क्या करता है? ओरिजिनेट भी करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पेसमेकर। वहीं फिर दूसरा आता है आपका एवी नोड। एवी नोड को क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नोड इसलिए वर्ड यूज किया था, नोड का मतलब भी बताते हैं। नोड का मतलब होता है कि ऐसा सेल, स्पेशलाइज सेल का एक गट्ठर या टिश्यू, तो उसको बोलते हैं नोड, गट्ठर। ठीक है, गट्ठर मतलब एक जगह इकट्ठी हो गई ना कोई चीज, जैसे लकड़ियां एक जगह बांध देते हैं तो गट्ठर बन जाता है। सेम ऐसे ही कुछ स्पेशलाइज सेल हैं जो एक जगह इकट्ठा होकर क्या कर रही है? इम्पल्स जनरेट करने का काम कर रही है, इसलिए उसको नोड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक, इट इज द ऑल्सो द स्मॉल मास ऑफ सेल। देखा ना, स्मॉल मास ऑफ सेल, सेम इसमें भी लिखा हुआ है कि स्मॉल मास ऑफ सेल, इसलिए इसको नोड वर्ड यूज किया गया यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल मास ऑफ सेल सिचुएटेड इनटू द राइट एट्रियम इन द पोस्टीरियर पोर्शन इन द एंटर एट्रियल सेप्टम। ध्यान देना, एंटर एट्रियल सेप्टम। ये एट्रिया इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? इंटर एट्रियल सेप्टम। ये वेंट्रिकल दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जा रहा है? एट्रिया में पाया जा रहा है, राइट एट्रियम की साइड में, इंट्रा एट्रियल सेप्टम के पास। ठीक है ना, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है? एवी नोड। ठीक है, इट इज द पेस मेकर, हाँ, ये पाया जा रहा है इंटर एट्रियल सेप्टम के पास। और बंडल ऑफ हिस ये कहाँ पाया जा रहा है? इट इज द ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड एंड क्रॉस द फाइब्रस रिंग दैट सेपरेटेड एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल। ठीक है ना, सेपरेट होता है वेंट्रिकल में जाकर, एट्रिया से निकलने के बाद सेपरेट हो जाता है वेंट्रिकल्स में, एंड पासेस डाउन द राइट side of the intraventricular septum for the 1 centimeter and then divides into the right and left bundle branch। यहाँ देखिए, यहाँ से ये करीब 1 सेंटीमीटर का जो है, ये जो है इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसके अंदर ये क्या ट्रेवल कर रही है, इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये बंडल ऑफ हिस है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस जिसको बोल रहे हैं, एवी बंडल जिसको बोलते हैं, एवी बंडल। ये एवी बंडल यहाँ से एवी नोड से निकलकर एवी बंडल ये आगे जाकर एट्रिया से निकला। एट्रिया से जब निकल रहा है तो लगभग 1 सेंटीमीटर का ट्रेवल तय करने के बाद फिर ये इसमें 2 ब्रांच निकलती हैं। ये 2 ब्रांच वेंट्रिकल में आगे जाकर डिवाइड होती हैं राइट और लेफ्ट में, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच में। ये राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच जो है बंडल की, वो जाती हैं पूरे वेंट्रिकल्स को कवर करती है। पूरे वेंट्रिकल को क्या करती है? कवर करती है। ये देखिए, पूरे वेंट्रिकल को क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, ये जो फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स क्या कर रहे हैं? पूरे वेंट्रिकल को कवर कर रही है, क्योंकि हर एक वेंट्रिकल के हर एक सेल को, जो मायोकार्डियल सेल है उसको क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए क्या है? इम्पल्स जनरेट करनी। इम्पल्स को डायरेक्ट पहुंचाने का सबसे बेस्ट उपाय है कि उसमें डायरेक्ट जो न्यूरॉन्स है वहां तक उसको पहुंचा दिया जाए, न्यूरोसेल्स को। ठीक है, Purkinje fiber are the located in the inner ventricular walls of the heart just beneath the endocrine। ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पर? हार्ट के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पाई जा रही है? हार्ट के अंदर, एंडोक्राइन उसमें मायोकार्डियम में के अंदर पाई जा रही है। ठीक है, Purkinje फाइबर। इसके बाद आता है कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये होता है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, यानी कि किसी भी सेल का एक नॉर्मल, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इसमें डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हो रहा है। ठीक है, डीपोलराइजेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब कोई भी मसल या कोई भी सेल एक्साइटेड हो जाती है। ठीक है, और एक्साइटेड होने को या इसके एक्साइटेड होने की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन, यानी कि जो रेस्ट कंडीशन में थी अब वो एक्साइटेड कंडीशन में हो गई। एक्साइटेड कंडीशन में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? डीपोलराइजेशन। और जब वो नॉर्मल स्टेट में वापस आने की कोशिश करती है, एक होती है एक्साइटेड हुई और फिर उसका नॉर्मल भी होगी, तो जो टाइम उसको एक्साइटेड होने के एक पीक तक जाएगा, फिर उसके बाद रेस्ट होना शुरू हो, तो जितना पीक तक जाएगा उस पूरे टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं डीपोलराइजेशन।
और फिर उसके बाद जब रेस्टिंग कंडीशन में जब मेम्ब्रेन आएगी तब तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो रेस्ट मेम्ब्रेन में रहती है, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन वर्ड का और रीपोलराइजेशन वर्ड का मैं आगे क्लियर करता हूं आपको कैसे क्या है, तो यहां समझिए इस तरीके से। ये समझिए ऐसे, देखो कोई भी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, कोई भी सेल रहेगी इस तरीके से, जो सेल है, ठीक है ना, अपना रेस्टिंग कंडीशन में रहेगी, ठीक है ना। एक कोई सेल है, उसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन रहेगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ठीक है ना, हर एक सेल के अंदर, और वो सेल के अंदर कुछ पोटेशियम आयंस पाए जाएंगे, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाएंगे, पोटेशियम, हो सकता है सोडियम भी मिले, एक आध सोडियम भी रहेगा, ठीक है, एक आध कैल्शियम भी हो सकता है, ठीक है। ये जो कैल्शियम है, सोडियम और पोटेशियम है, ये आयंस के फॉर्म में है। सेम ऐसे ही अगर देखा जाए उसके बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहां पर क्या पाया जाएगा आपका, वहां पर पाया जाएगा सोडियम। और ये जो सोडियम आयन है, एज कंपेयर टू सेल के अंदर प्लाज्मा में सोडियम कहाँ बाहर ज़्यादा पाया जाएगा। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा, वो भी सेल के बाहर कैल्शियम ज़्यादा पाया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम और सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। किसकी मात्रा ज़्यादा है, पोटेशियम की। लेकिन कैल्शियम पे 2 डबल चार्ज होता है पॉजिटिव का, ठीक है, और सोडियम पर सिंगल, और पोटेशियम पर सिंगल। तो पोटेशियम चाहे जितना भी हो, लेकिन बाहर का जो पोटेंशियल है वो उसके कंपैरिजन में कम ही होगा। यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है, आयंस का जो कंसंट्रेशन है, वो पॉजिटिव ज़्यादा कंसंट्रेशन है। यानी कि बाहर की जो मेम्ब्रेन है सेल के बाहर, वो कैसा है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा है। तो एज अ डिफरेंस उसके अंदर का जो है नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोलराइजेशन या पोलराइजेशन, यानी कि बाहर पॉजिटिव आयन और सेल के अंदर नेगेटिव आयन होना, ये क्या कहलाता है, हमारा पोलराइजेशन। अब ये जो पोलराइजेशन है, ये है रेस्टिंग कंडीशन में, किसी भी सेल के रेस्टिंग कंडीशन में क्या है, पोलराइजेशन। अब इस पोलराइजेशन को क्या करना है, डीपोलराइज्ड करना है। क्या करना है, डीपोलराइज, यानी कि कोई चीज़ है, 2 पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। अब उनको नॉर्थ पोल साउथ पोल को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको डीपोल करना पड़ेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पोल्स को भेजना पड़ेगा। डी जब वर्ड जहाँ लग जाता है उसको तोड़ना या हटाना या खत्म करना, ये होता है। तो इनकी जो पोलराइजेशन है उसको हटाने की कंडीशन, यानी कि जो पोलराइजेशन बनी हुई है, पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर, उस पोलराइजेशन को हटाने की जो प्रोसेस है वो क्या कहला रही है, हमारी डीपोलराइजेशन। अब वो कैसे हटेगा, कि हमने सेल को स्टिमुलेट किया, सेल को क्या किया, स्टिमुलेट किया। सेल को स्टिमुलेट करते ही क्या हुआ कि कुछ सोडियम जो है अंदर एंटर कर गए, ठीक है, कुछ सोडियम क्या हो गए, अंदर चले गए, 2-4 सोडियम मान लो अंदर चले गए। तो उससे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव बाहर था और नेगेटिव अंदर था, तो इस नेगेटिव वाले जो चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज में जब हम पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज की में कमी आएगी। नेगेटिव चार्ज में क्या आएगी, कमी आएगी। नेगेटिव चार्ज में कैसे कम आएगी, कि अगर उसका -90 मिली वोल्ट, ठीक है, -90 मिली वोल्ट है और उसमें 20 पॉजिटिव मिली वोल्ट, ठीक है, अगर चार्ज हम इसमें ऐड कर दें, इसमें क्या कर दें, हम जोड़ दें, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70 -70 मिली वोल्ट। अब बड़ा कौन सा है इसमें, -70 मिली वोल्ट ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू -90 मिली वोल्ट, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से स्टिमुलेशन कितना मिल रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है, ये आप लाइन देख रहे हो, डॉट 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 लाइन, ठीक है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल के अलावा एक होता है आपका थ्रेशोल्ड, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसे ये समझिए कि जैसे ये पेन है, पेन अगर जैसे सीधा खड़ा है तब तक सीधा खड़ा है, तब तक तो सीधा है,
लेकिन इसको अगर हम गिराना शुरू करें, एक वो पॉइंट जहां से इसको ये वापस अपनी जगह पर आ जाए, ठीक है, वो तो रहेगा इसका एक रिस्टोर पोजीशन रहेगी, यानी कि रिस्टोर कंडीशन है जिसमें ये अपने आप को फिर से रिस्टोर कर ले रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको ये अपने आप को रिस्टोर नहीं करेगा, आगे गिर जाएगा, और जब गिरेगा तो रैपिडली गिरेगा। आप इसको समझ लीजिए कि गिलास हो या कोई बोतल हो, तो बोतल को एक समय तक अगर किसी साइड में झुकाओ तो वो झुकेगी, और फिर उसे छोड़ दो तो वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाएगी जैसे वो सीधी खड़ी थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्रिटिकल पॉइंट, जहां से वो जो बोतल है वो गिर जाएगी, वापस अपनी रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आएगी। वही पॉइंट क्या कहलाता है, उसका जो है थ्रेशोल्ड पॉइंट कहलाता है, थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो जैसे ही ये पॉजिटिव यानी कि स्टिमुलेशन एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक, यानी कि जो सोडियम आयन की जो स्टिमुलेशन की वजह से सोडियम आयन जो अंदर जा रहा था सेल के अंदर, जैसे ही थ्रेशोल्ड को टच करेगा तो यहां से रैपिडली क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। रैपिडली डीपोलराइजेशन कैसे होगा कि जो सेल है, सेल में पाए जाते हैं कुछ चैनल्स। कौन कौन से चैनल पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल पाया जाता है, सोडियम चैनल पाया जाता है, पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ सोडियम पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं दोनों, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम चैनल पाए जाते हैं, कुछ क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के चैनल्स रहते हैं। तो उसमें जो सोडियम चैनल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही थ्रेशोल्ड पर पहुंचता है सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिससे कि बाहर जितना भी सोडियम है, अंदर कंसंट्रेशन कम था, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो सोडियम चैनल खुलते ही सोडियम की क्या होती है, बमबारी हो जाती है। समझ लीजिए सेल के अंदर सोडियम इतना ज्यादा हो जाएगा, और ये सोडियम ज्यादा होने की वजह से अब अंदर क्या है, पोटेशियम पहले से था और सोडियम और आने लगा, तो सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा होने की वजह से जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आने लगा। तो यहाँ जो सेल है ये क्या हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी, जिसकी सेल के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि सेल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और सेल के बाहर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डीपोलराइजेशन। ये कब तक होगा, उसका एक पॉइंट रहता है, ठीक है, जहां सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल जो है इनफ्लक्स होने लगा, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन कंडीशन में क्या हो रहा है, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल का क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है। इनफ्लक्स मतलब अंदर आ रहा है, ठीक है, और इफ्लक्स होता है बाहर निकलना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है तो सोडियम चैनल अंदर, सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर सोडियम चैनल के जो है, यानी कि एक लिमिट होती है ना, किसी भी सेल को अंदर पॉजिटिव आयन आए कितना आएगा, तो एक लिमिट होगी, हर एक सेल की एक लिमिट होती है आने की। तो मान लो कि वो लिमिट जो है, जैसे ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था वो -70 मिली वोल्ट है, और ये -70 से जाते 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 +1 मतलब +80, ठीक है, +80 मिली वोल्ट तक, ठीक है ना, +80 मिली वोल्ट तक ये जो है यहाँ तक जाता है, 80 मिली वोल्ट तक गया, और इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, अब सोडियम का आना हो गया बंद। तो जैसे ही सोडियम का आना बंद हो जाएगा, कब होगा आना बंद, कि जब ये सोडियम चैनल जो है क्लोज हो जाएंगे। जिस कंडीशन पे सोडियम चैनल में हो गए क्लोज, ठीक है, सोडियम चैनल क्लोज हो गए, और एक चीज और होती है, सोडियम चैनल क्लोज होने के साथ साथ सोडियम चैनल अपने आप से क्लोज नहीं होते, अपने आप से नहीं, सोडियम चैनल को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज क्यों करना पड़ता है, कि जब सेल के अंदर आयंस की मात्रा ज्यादा होने लगती, पॉजिटिविटी की मात्रा ज्यादा होने लगी, पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो पोटेशियम जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। पोटेशियम आयन क्या करता है, सेल जो है पोटेशियम आयन के थ्रू, पोटेशियम के साथ वो पहले से रह रहा है। पोटेशियम आयन एक ऐसा आयन है जो सेल के अंदर पहले से मौजूद था, जो चीज पहले से मौजूद है तो उससे अच्छी खासी जानकारी होती है, पहचान होती है। तो पोटेशियम से सेल कहती है कि तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा हो गया, सोडियम बहुत ज्यादा अंदर आ गया। तो क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पोटेशियम चैनल लीकेज। स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया जाता है, पोटेशियम चैनल लीकेज शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पोटेशियम क्या है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वो जो पोटेशियम की जो लीकेज शुरू होती है, जहां पोटेशियम की लीकेज शुरू हुई, तुरंत ही क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉक क्लोज हो जाता है। सोडियम चैनल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है।
तो उस कंडीशन में जब सोडियम चैनल क्लोज हो गया तो बाहर से सोडियम आना बंद और पोटेशियम की लीकेज शुरू हो गई दूसरी तरफ, तो पोटेशियम निकलना शुरू। अब पोटेशियम निकलना शुरू हुआ, पोटेशियम निकलते निकलते थोड़ा सा जो है इस फेज में क्या हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ, थोड़ा सा रीपोलराइजेशन हुआ। लेकिन फिर से सेल में क्या हुआ कि कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, अचानक से बीच में कैल्शियम चैनल ओपन हो जाए। तो कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से फिर से क्या होने लगेगा, कैल्शियम कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव अंदर आने लगेगा। और उस पॉजिटिव के अंदर आने की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, डीपोलराइजेशन। यानी कि फिर से क्या होने लगेगा, फिर से सेकेंड फेज में क्या होने लगेगा, फर्स्ट फेज में क्या था, सबसे पहले क्या था, जीरो फेज, जीरो फेज में क्या था, डीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद क्या हो गया, रीपोलराइजेशन फर्स्ट फेज में। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से डीपोलराइजेशन शुरू हो गया क्योंकि कैल्शियम के अंदर अंदर आने लगे। तो ये डीपोलराइजेशन से क्या होगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, जो रीपोलराइजेशन की जो प्रोसेस है, जो रैपिड रीपोलराइजेशन होना था, जल्दी रीपोलराइजेशन होना था, रीपोलराइजेशन मतलब है कि सेल को फिर से रेस्टिंग पोजीशन में आना है, लेकिन रेस्टिंग पोजीशन में इतनी आसानी से नहीं आएगी। अभी क्या है कि कैल्शियम चैनल खुला हुआ है तो डीपोलराइजेशन शुरू हो गया, जिससे रीपोलराइजेशन जो है डिले हो गया। अब कैल्शियम के चैनल के खुलने और बंद होने के पीछे का कारण क्या है कि कैल्शियम चैनल खुले और फिर बंद हो गए अपने आप ही। उनका एक मतलब थ्रेशोल्ड होता है, जैसे हर एक चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है ना, कि जैसे सोडियम कितना थ्रेशोल्ड चाहिए कि सोडियम चैनल खुल जाए, तो ऐसे कैल्शियम चैनल का भी एक अपना मिली वोल्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कि इतना कैल्शियम बाहर होना चाहिए, इतना कैल्शियम अंदर होना चाहिए। अगर कैल्शियम कम है तो इतना जो है बैलेंस करके रखना है। तो उस कंडीशन में हम इतना ही कैल्शियम ले सकते हैं, सेल की कैपेसिटी के इतने ज्यादा कैल्शियम आएगा हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो वहां कैल्शियम चैनल जैसे ही ब्लॉक होगा, ठीक है, कैल्शियम चैनल जैसे ही ब्लॉक हो जाएगा तो अब ये जो पोटेशियम था ये कंटिन्यूअस लीकेज हो रहा है। पोटेशियम अभी भी लीकेज ही हो रहा था, तो वो लीकेज चल ही रहा है, पोटेशियम का लीकेज नहीं बंद हुआ। लेकिन यहाँ पर साथ में क्या हो गया, कैल्शियम चैनल क्लोज हो गया। जैसे ही कैल्शियम चैनल ब्लॉक हुआ, पोटेशियम चैनल जो है वो खुले हुए थे, तो जो लीकेज हो रहा था वो और तेजी से होने लगा, इनके और ज्यादा पोटेशियम चैनल खुल गए, तो जिससे रैपिड रीपोलराइजेशन हुआ। अब ये जो रैपिड रीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि पोटेशियम अब क्या है, सेल के अंदर से जो पोटेशियम था, जो पोटेशियम है वो बाहर निकलने लगा। ये सारे के सारे जो है पोटेशियम चैनल खुले तो पोटेशियम बाहर आने लगा, तो सेल के अंदर सोडियम बचा तो पोटेशियम कम हो गया। यानी कि अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो पॉजिटिविटी थी सेल के अंदर, जो पॉजिटिव आयंस की अधिकता थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। वो कब तक कम होगी, जब तक वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे नहीं आ जाए। सेल कब तक होगी, जब तक वो रेस्ट पोजीशन पे ना आ जाए। और रेस्ट पोजीशन पे आते आते भाई सोडियम को कैसे, पोटेशियम को कैसा पता चलेगा कि रेस्टिंग पोजीशन में आ गई, वो तो निकलते ही जाएंगे निकलते ही जाएंगे। तो कभी कभी ओवर भी हो जाता है, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन से भी नीचे चली जाती है कभी कभी। ठीक है ना, यानी कि रीपोलराइजेशन ओवर हो जाता है। लेकिन उसके अलावा ये जो सोडियम सेल के अंदर रह गया है, ये दूसरी वाली सेल के अंदर जो गैप जंक्शन होता है वहां से दूसरी सेल को एक्साइटेड कर देंगे। भाई सोडियम ज्यादा है तो सोडियम क्या करेगा, दूसरी वाली सेल को भी ढकेलने लगता है, और उसके बीच में जो गैप जंक्शन होता है वहां से सोडियम जो है दूसरी सेल के अंदर घुसने लगते हैं, और वो दूसरी सेल के पास जो सोडियम जा रहा है वो उसको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। जैसे इसको स्टिमुलेट करने के लिए बाहर से स्टिमुलेट किया था तो सोडियम अंदर गया था, सेम ऐसी दूसरी सेल को स्टिमुलेट करने के लिए सोडियम कहाँ से, गैप जंक्शन से, या सेल के जो बीच में जो गैप जंक्शन होता है वहां से सोडियम दूसरी सेल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और खुद रेस्टिंग पोजीशन में जा रहा है, दूसरे को जो है स्टिमुलेट कर दिया। तो ये जो स्टिमुलेशन की जो प्रोसेस है, इस तरीके से एक सेल से ए सेल से बी सेल को चली गई। अब इसमें जैसे स्टिमुलेशन हुआ तो एक थ्रेशोल्ड आएगा जहां पर क्या खुल जाएंगे, पोटेशियम जो सोडियम चैनल खुल जाएंगे, सोडियम का इनफ्लक्स शुरू हो जाएगा। सोडियम का इनफ्लक्स कब तक होता रहेगा, जब ये पॉजिटिव हो जाए, बाहर नेगेटिव हो जाए। जैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा तो पोटेशियम लीकेज होना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम लीकेज शुरू होगा तो उसके बाद क्या हुआ, रीपोलराइजेशन, जिसमें कैल्शियम चैनल कुछ देर के लिए खुलेगा। तो कैल्शियम चैनल कुछ देर के लिए खुलेगा, फिर कैल्शियम चैनल जो है वो भी बंद हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल भी बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद रैपिड क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। रैपिड रीपोलराइजेशन जब चल रहा होगा तो उस कंडीशन में जो सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो दूसरे वाले सेल को स्टिमुलेट कर देगा। इस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल को स्टिमुलेशन मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ नहीं, इस दूसरी तरफ बैक नहीं मारेगा। बैक इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी रीपोलराइजेशन इसमें चल रहा है, पोटेशियम चैनल खुला हुआ है।
वहाँ पोटेशियम चैनल नहीं खुले हुए थे, दूसरी वाली सेल्स जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उसके बराबर में उनका कोई पोटेशियम चैनल नहीं खुला हुआ, लेकिन इसका पोटेशियम चैनल खुला हुआ है इसलिए इसको स्टिमुलेट नहीं कर सकता। दूसरी वाले सेल्स को स्टिमुलेट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और एक सेल्स को स्टिमुलेट होने के बाद दूसरी सेल स्टिमुलेट होती है और ये चलता रहता है। कब तक? लीकेज, जो लीकी पोटेशियम चैनल्स हैं कब बंद हो जाएंगे? जब रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन आ जाएगी। जैसे उसे पता चलेगा कि बाहर जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या थी कि बाहर पॉजिटिव आ जाए, अंदर नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव को टच करेगा फिर उसके बाद नेगेटिव आयन जैसे ही आने लगेंगे, नेगेटिव के बाद फिर वो जो है अपना पोटेशियम जो चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएंगे प्रोसेस रुक जाएगी और रेस्टिंग मेम्ब्रेन में चला जाएगा सेल जो है, ठीक है ना। अच्छा, सोडियम के अंदर आने से, सोडियम के इनफ्लक्स होने से क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन। इस डीपोलराइजेशन की कंडीशन में क्या हो रहा है? वो उसको स्टिमुलेशन मिला और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है। जब डीपोलराइजेशन हुआ तो सेल एक्साइटेड हुई, एक सेल एक्साइटेड हुई तो सेल एक्साइटेड होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, उसको इम्पल्स मिलेगा, ठीक है। स्टिमुलेशन मिला और वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा। सेम ऐसे ही वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एट्रियम की जो सेल्स है मायोकार्डियल सेल, ठीक है, मायोकार्डियल फाइबर्स, और ऐसे ही वेंट्रिकल के अंदर भी मायोकार्डियल फाइबर्स है, वो सब में स्टिमुलेशन हो रहा है। स्टिमुलेशन दे कौन रहा है? एसए नोड, एवी नोड, परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिस, वो कंडक्शन कर रहे हैं, वो इम्पल्स दे रहे हैं। वहाँ की जो सेल्स हैं उनकी बराबर की सेल्स को, हर एक सेल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। रैपिड होता है ये सारा काम, इसलिए बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो क्लास 1 में मतलब जो पहला है उसमें क्या हो रहा है? सोडियम चैनल जो है ब्लॉकर जो है, अच्छा ये मतलब उसमें दिखा रहा है कि किस तरीके से ब्लॉकर्स कर सकते हैं क्लास 1 की, क्लास 2 की जो दवाओं के बारे में है, ठीक है, कि क्लास 1 में जो दवा आती है कि कैसे उसको सोडियम चैनल ब्लॉकर्स अगर दे दें तो सोडियम के चैनल जो है ब्लॉक हो जाएंगे, खुलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? एक्साइटेड नहीं होगा, तो हार्ट रेट जो चल रहा है वही चलता रहेगा, बढ़ेगा ही नहीं, घटा भी सकते हैं हार्ट रेट को, ठीक है। इस तरीके से कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, कुछ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेडिसिन यूज होती हैं अलग अलग। इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, एक्शन पोटेंशियल चेंज होता जाता है और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसको हम ईसीजी के साथ समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के दूसरे वीडियो में हम समझेंगे कि ईसीजी के साथ इसको कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, यानी कि कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होते समय डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, उसको कंबाइन करके समझेंगे कि हार्ट पे वो कैसे काम कर रहा है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल और हार्ट में कैसे उनके बीच के सिंक्रोनाइजेशन को समझेंगे, किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होता है इसको समझेंगे ईसीजी वाले टॉपिक में। अब आपको देखना है ईसीजी वाला वीडियो, उसमें इस सारी डिटेल्स में दिखाया है कि कैसे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कैसे रिलैक्सेशन हो रहा है, कैसे उसमें एक्शन पोटेंशियल चेंज हो रहा है, उसकी भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, ठीक है। मिलते हैं उसी क्लास में। जय हिंद।